Dear aspirants, welcome to Kicks Super Silver, very important 25 questions on current affairs from the 11th September to 20th September 2021. Question number 1. Sample survey recently published a report Situation Assessment of Agriculture Households and Land Holdings in Rural India 2019. The survey defines an agricultural household as one receiving more than rupees 4,000 as a value of produce from agricultural activities, and second, one having at least one member self-employed in agriculture either in a principal or in a subsidiary status during the last 365 days. चलो देख लेते हैं आंसर. So answer is a C. 1 and 2 both combined, दोनों एक साथ जब होते that define the agricultural household income, है ना. ये दोनों का मिलके agricultural household जो है वो डिफाइन हो जाता है. यानी एक इनकम क्राइटेरिया है प्रोड्यूस का, है ना, हाउ टू वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया. ये दो क्राइटेरिया यहाँ पे आते हैं दोस्तों. देखो न्यूज में इसलिए था कि 10 सितंबर 2021 को ये डाटा रिलीज कर दिया गया. ये डाटा से देखो दो खास बातें सामने आई. एक तो एवरेज जो डेप्थ है 5 साल में फ्रॉम 2013 टू 2018 इट रेज्ड टू 57.7%, यानी डेप्थ बर्डन जो है हाउसहोल्ड फार्मिंग हाउसहोल्ड पर बढ़ गया है. खास बात है कि डेप्थ बर्डन बढ़ा लेकिन मंथली एवरेज इनकम भी जो है वो बढ़ गई है. इट रोज टू 59%, है ना. यानी इनकम एक तरफ से बढ़ गई और दूसरे तरफ से डेप्थ भी बढ़ गई है. तो जो बर्डन है, बर्डन के साथ साथ एबिलिटी जो है दोनों बढ़ रही है. तो ये थोड़ा सा इश्यू है. यानी बर्डन थोड़ा कम होना चाहिए था. बर्डन कम होता तो हम समझ सकते कि जो इनकम का इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिविटी जो है मंथली इनकम इंक्रीजिंग की, वो सही है भाई. यानी इसका मतलब यह है कि अभी भी जो है फार्म हाउस होल्ड जो है अभी भी अपने जो डेप्थ में है ना फंसा हुआ है. और इट इज अ मेजर कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. सेकंड क्वेश्चन, लेबनान कंट्री शेयर बाउंड्री विथ, किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं देख लेते हैं. बी 1 and 2 ओनली, सीरिया और इजराइल. जॉर्डन और इराक के साथ नहीं, अगल बगल की कंट्रीज हैं, लेकिन सीरिया और इजराइल के साथ इन्होंने जो है लेबनान कंट्री जो है ये बाउंड्री शेयर करती है. देख लेते हैं. देखो दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि ये 10 सितंबर 2021 को लेबनानीज फैक्शन जो था उसने अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बिलियनियर बिजनेसमैन नजीब जो है मिकाती, उनके अंडर में ये बनाया गया है. लेबनान कंटिन्यूस फ्रॉम द 4 अगस्त 2020 से अपने सीवियर कंडीशन में था. एक एक्सप्लोजन भी हुआ था बेरूत एयरपोर्ट, ये देखो बेरूत है कैपिटल, बेरूत एयरपोर्ट पर, है ना. और उसके वजह से इट फोर्स द रिजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब जो है, हसन दियाब की गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा. यहाँ पे देखो बाउंड्रीज ध्यान में रखो. सीरिया जो है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है और इजराइल ये कम करता है. दो ही कंट्रीज इसको बाउंड्रीज को शेयर करते हैं. थर्ड क्वेश्चन, ओरिजिनल सिम गेट्स क्लोन्ड एंड बिकम invalid and the duplicate SIM can be misused to access the user's online bank account to transfer the fund is called as account cloning, e-hijack, online bank dacoit, SIM swap. सो आंसर इज अ स्विम स्वैप, है ना. सिम स्वैप क्या है थोड़ा सा क्यों न्यूज में आया देख लेते. आप सबको मालूम है ये पॉपुलर है स्विम जो है सिम स्वैपिंग या स्कीमिंग, है ना. ये काफी पॉपुलर वर्ड्स अभी है न्यूज में चल रहे हैं. ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होते हैं भाई उसमें कुछ फ्रॉड हो गया तो ये भी इंश्योरेंस के दायरे में आ जाना चाहिए. इंश्योरेंस फर्म्स ने अपना दायरा एक्सपांड करना चाहिए, जिसमें ये जो है कार्ड क्लोनिंग, स्कीमिंग, स्मॉल क्लेम्स विदाउट FIR, वर्ल्ड वाइड जुरिडिक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स, है ना, ये सबको कवर करना चाहिए. और कहीं पे से भी यदि शॉपिंग होता है
बंदे का, तो उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए ये न्यूज में था। फोर्थ क्वेश्चंस, which of the following is or are characteristics of stable coins? One are cryptocurrencies with usually pegging with a fiat currency. Two, issued only by the central banks, hence provide stability in the market. Third, borderless payment facilities without hassles like Bitcoin. एग्जाम देते हैं, आंसर है बी, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, यानी ये नहीं है। इसका मतलब है issued only by central bank, not issued only by, but even a firm, a business company, a institution can also issue this some sort of a stable coins, ये issue कर लेती है, ठीक है। सो इन न्यूज देखो कितने प्रकार के होते हैं स्टेबल कॉइन्स। फियाट कोलैटरलाइज्ड होते हैं, कमोडिटी कोलैटरलाइज्ड होते हैं, क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड और नॉन कोलैटरलाइज्ड भी हो सकते हैं, मतलब विदाउट सपोर्ट का भी हो सकता है। इन जनरल ये सपोर्ट फियाट मनी का लेते हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अभी एक सितंबर फर्स्ट वीक जो है सितंबर 2021 का है ना, उसमें रिस्क एंड बेनिफिट क्या हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा डेलिब्रेशंस किया। कुछ एग्जांपल्स है स्टेबल कॉइन के, जैसे तीथर है, यूएसडी कॉइन है, पैक्सो स्टैंडर्ड है, ट्रू यूएसडी है, डाई है, जेमिनी डॉलर है, बिनांस यूएसडी है। क्या है प्रोज और कॉन्स, थोड़ा ब्रीफली देख लेते है ना। इसके बेनिफिट है बॉर्डरलेस पेमेंट कर सकते हैं, यानी पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है नहीं गिरेगा, बहुत ही कम गिरेगा, फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रिप्टो है और डिजिटलाइज है, इसलिए नो वोलेटिलिटी, यानी वोलेटिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है फियाट जो करेंसी है इन जनरल उससे अटैच रहती है। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये सेंट्रलाइज्ड रहता है, इन द सेंस कोई अथॉरिटी इसको कंट्रोल करती है, क्रिप्टो करेंसी को कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है ना। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट पर डिपेंड करता है और जो ट्रेडिशनल करेंसी इस पर भी डिपेंड करता है ना। और ये थोड़ा सा अनरेगुलेटेड भी रहता है, ये थोड़े से इश्यूज स्टेबल कॉइन के है। देन द फिफ्थ क्वेश्चन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज्ड कलर कोड्स, देखो कलर कोड्स फॉर वेदर वार्निंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर नेसेसरी प्रिवेंटिव एक्शंस। द ऑरेंज कलर डिपिक्ट्स, ऑरेंज कलर क्या होता है, नो एक्शन नीडेड, वॉच एंड स्टे अपडेटेड, बी प्रिपेयर्ड, टेक एक्शन। आंसर इज अ सी, बी प्रिपेयर्ड, है ना, बिल्कुल अपना जो होता है ना स्ट्रीट लाइट उसके जैसा भी, जैसे नहीं का ऑरेंज कलर का लगता है तो हम बी प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट योर व्हीकल, ऐसा वाला रहता है, उस टाइप का ही है। न्यूज में इसलिए है कि अभी दिल्ली में जम से बारिश हो गई थी, पिछले 77 ईयर्स में जितनी गिरी नहीं थी उतनी गिर गई थी, और इसी वजह से 12 सितंबर 2021 को ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली में। देखो कलर कोड्स है, यहाँ पे ध्यान में रखो, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज और रेड, ये चार है। नो एक्शन नीडेड ग्रीन, वॉच एंड स्टे अपडेटेड येलो, बी प्रिपेयर्ड ऑरेंज और टेक एक्शन, है ना, यानी अथॉरिटी को बोल देते कि अभी आप जो है एक्शन मोड में आ जाओ। यहाँ पे अथॉरिटी को बताती है कि आप जो है क्लाइमेटिक क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। The sixth question, the population of this species in India declined by over 97% since 1990s. The uncontrolled veterinary usage of anti-inflammatory and non-steroidal drugs is one of the major causes to make this species critically endangered. Find out the species. कौन सी species है भाई? So A, vultures. ध्यान में रखो, ये this statement is very important enough. 97% यानी ऑलमोस्ट नियर टू एक्सटिंक्शन आ गई है ये स्पीसीज, है ना। ये देखो क्या है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द वल्चर्स विच आर प्रिवेलेंट इन इंडिया। ये है ओरिएंटल व्हाइट बैक, है ना, देखो ये व्हाइट बैक है, ओरिएंटल व्हाइट बैक है, लॉन्ग बिल्ड है ना, लंबी, है ना, स्लेंडर बिल्ड है ना, ये इस टाइप के 3 वल्चर्स है, 3 स्पीसीज है। अक्टूबर 2020 में 8 प्रकार के जो क्रिटिकली ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर्स है इनको छोड़ा गया था जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो बीर शिकरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शिवालिक रेंज में, यानी पिंजौर डिस्ट्रिक्ट में जो है हरियाणा के,
वहां पे ये लोकेटेड है। वहां से 8 जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर्स है उनको छोड़ा गया था, रिलीज किया था, और 1 साल बाद उनको ट्रैक आउट किया। लेटर दे हैव बीन ब्लेंडेड वेल विद द अनटेम्ड हैबिटेट, यानी बाहर के हैबिटेट के साथ वो जो है काफी घुल मिल गए, और ये सक्सेस स्टोरी रही है फ्यूचर प्लान बनाने के लिए, वल्चर का कंजर्वेशन के लिए। अब ये पॉपुलेशन इसलिए डिक्रीज होता है दोस्तों कि वेटरनरी में, मतलब मैमल्स में, पर्टिकुलरली बोवाइन मैमल्स में जो यूज किया जाता है ड्रग्स है ना, डाइक्लोफेनाक है ना, ये डाइक्लोफेनाक बहुत ज्यादा पैमाने पर यूज किया जाता है क्योंकि ये काफी सस्ता होता है ना, और ये सस्ता होने की वजह से यूज किया जाता है। दूसरे भी ड्रग्स है जो स्टेरॉइडल ड्रग्स है ना, ये है एसिक्लोफेनाक है, केटोप्रोफेन है और निमोसिलाइड है ना, ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। और इसके वजह से जो है जो कैराकस होता है, मतलब जब मैमल गुजर जाते हैं और उनका जो कैराकस होता है उस पर ये वल्चर जीते हैं, तो वो जो है इनके बॉडी में चला जाता है, देन दे आर बीइंग डाइड। देन द 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. Production linked incentive scheme for the textile sector focuses on a man-made fiber segment. 2. Man-made fiber-based export of India is dominating global market. 3. Man-made fiber export contributed about 80% of the China's total textile and clothing export. So answer is a C, 1 and 3 only. मतलब इंडिया डोमिनेटिंग नहीं है ना। देख लेते हैं इंडिया फिर डोमिनेटिंग नहीं है तो क्या। सो इन न्यूज दोस्तों, ये जो था इंडिया वंस अपॉन अ टाइम था, यानी पहले था, अभी नहीं रहा भाई। अभी तो फिलहाल बहुत बुरे हाल है। 2018-19 का डाटा क्या बताता है, लेस देन 1/3 ऑफ इंडिया टोटल टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्ट इज कवर्ड अंडर द मैनमेड। 70% ऑफ ग्लोबल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन कवर्ड बाय द मैनमेड। मैनमेड फाइबर देखो कितना कवर करता है, टोटल 70% ऑफ फाइबर है ना, ग्लोबल फाइबर, यानी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन। और इंडिया का उसमें देखो एक्सपोर्ट में सिर्फ नहीं क्या, बहुत ही मिया 35%, देखो बहुत ही कम है 35%। और ऑब्वियसली इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक बार इंडिया इसमें डोमिनेट था, खैर वी हैव अ हिस्ट्री सिंस प्री इंडिपेंडेंस है ना, तो हम इसमें काफी कमजोर हो गए। एनुअल टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग एक्सपोर्ट हैव रिमेन्ड लार्जली स्टैग्नेंट और द लास्ट 7 years। अब उसको पुशअप करना बहुत जरूरी है। हमारी रैंक भी बहुत ही पीछे है, इंडिया रैंक 6th। इवन हमारे बगल के बांग्लादेश जो है और छोटे छोटे वियतनाम भी जो है, ये हमारे से आगे निकल गए हैं। देन द 8th क्वेश्चन, द curriculum of the BSc nursing course has recently changed. Consider the following facts with regard to it. First, it is a major overhaul after independence. 2. Medical ethics has been introduced for the first time. 3. Adopted a credit-based semester pattern. Answer is a D, 1 to 3, all 3 है ना दोस्तों। ये इसलिए न्यूज में है कि पहली बार ही सिलेबस को इतना ड्रास्टिकली और पूरे पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खास बात ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नर्सिंग फैक्टर इज वेरी क्रूशियल इन अप नाउ इन अ पैंडेमिक सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारे दुनिया में, और इसी वजह से अभी उनका स्किल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए इंडिया ने भी सोचा है कि इसको चेंज किया जाए, और इसी वजह से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग सकता है ना। न्यूज क्या है, फर्स्ट मेजर ओवरऑल मेकिंग इट कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम है ना। जनवरी 2022 से ये अप्लाई हो जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या है कि सभी में यूनिफॉर्मिटी, सारे इंडिया की जितने भी नर्सिंग एजुकेशन है इसमें यूनिफॉर्मिटी हो, और ये क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर बना रहे है ना, ताकि उनकी कॉम्पिटेंसी जो है, एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी यानी स्किल्ड जो कॉम्पिटेंसी है, वो कॉम्पिटेंसी बढ़ी ना चाहिए, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। नॉन साइंस स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा अभी, नए सिलेबस की वजह से, नए पैटर्न की वजह से। और एक थोड़ा सा इशू है, जिस इशू की वजह से ये सामने आया है कि डिसेबिलिटी राइट्स भी इसमें कवर नहीं किए। दैट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू, ये सबसे क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर काफी कुछ जो है क्रिटिक्स आ गए हैं, और शायद गवर्नमेंट फ्यूचर में सोच सकती है। अब ये बाद में ये भी कंपलसरी किया गया कि जो भी नर्सिंग कॉलेज रहता है उसका अपना 100 बेड का जो है एक हॉस्पिटल हो, उसका खुद का हो, या फिर कई हॉस्पिटल से वो एफिलिएट हो।
न्यू सिलेबस में खास बात यह है कि मेडिकल एथिक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, साथ में फॉरेंसिक नर्सिंग है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स ये भी ऐड किया गया। और एक खास बात है कि कंपलसरी साइमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग रखी गई है, यानी पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाए बच्चे जो है, ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी इसमें रखा गया, इस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। देन द 9th क्वेश्चन, which of the following factor is responsible to make Norway with world's largest sovereign wealth fund? नॉर्वे दुनिया में सबसे ज्यादा सॉवरेन वेल्थ फंड वाला देश क्यों बना? आंसर देख लेते दोस्तों डायरेक्ट, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, उसके वजह से बना है ना। बाकी ऑप्शंस है लगते जैसे टूरिज्म के लिए भी ये पॉपुलर है ना, लेकिन ऑयल एंड गैस क्या है, क्यों न्यूज में देख लेते हैं। सी इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, अब नॉर्डिक कंट्रीज इसमें काफी सेंसिटिव है, और इसके वजह से यहाँ पे जब इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे कैंपेन एजेंडा भी चल रहा है। दोनों रूलिंग कंजर्वेटिव लेड बाय पीएम अर्ना सोलबर्ग है और अपोजिशन लेवल पार्टी जो है, ये दोनों जो है अपने इसमें जो फॉसिल फ्यूल को हटाने के लिए एजेंडा उन्होंने रखा है, और साथ में ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करने के लिए उन्होंने एजेंडा रखा है। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि नॉर्थ सी जो है, नॉर्थ सी इसको लग के है, वहां का ऑयल एंड गैस कंट्रीब्यूट द 8 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देखो नॉर्वे को 8 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल बना दिया और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस बना दिया है वर्ल्ड का। साथ में 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट कवर्ड बाय दिस ऑयल एंड गैस एंड डायरेक्टली एम्प्लॉयड 5% ऑफ वर्कफोर्स। तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा इंपैक्ट जो है ये इकोनॉमी पर ये सेक्टर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर अभी जब ग्रीन पावर पर शिफ्ट हो रहे तो कैसा। लेकिन नॉर्वेजियन जो है दे आर वेरी पैशनेट इनफ अबाउट द हाइड्रो पावर्ड एंड ऑल ग्रीन पावर एलिमेंट, और इसी वजह से नॉर्वे में अभी फ्यूचर में काफी कुछ बदलाव ऑयल एंड गैस से के सेक्टर में आ सकता है। सो 10th क्वेश्चन, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी 1 have a right to declare a person as a citizen of India, and 3 set up by the state government. Answer is a only one. It's a quasi judicial body but not have any right to declare a person as a citizen of India. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट है ना, और नॉट सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट्स सेट अप बाय द यूनियन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने सेटअप किया है। देख लेते दोस्तों न्यूज में क्यों है। So it was established by the Union Home Ministry in 1964 as per the Foreigners Tribunal Order 1964 and the Foreigners Act 1946. ये सिविलियन पावर के जो है सिविलियन कोड के इनको पावर है, therefore it can summon for examine any person, any witness, also asked to produce any document for the proof. अब प्रूफ जो है ये burden of proof is with the person who is under the category D, doubtful under the NRC के अंदर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है, इसके अंदर में जो D में आ गया है जो सिटीजन है ना, उसको ये प्रूव करना पड़ता है। अभी रिसेंटली ये इसलिए आया है कि आसाम का जो पॉलिटिकल बी डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि भाई आप जो है फॉरेन ट्रिब्यूनल, ये फॉरेन ट्रिब्यूनल को ओपिनियन देने का पावर है। यू शुड गिव कॉन्सिक्वेंशियल, नॉट अ कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स। कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स इन द सेंस यू आर नॉट गिविंग द फाइनल ऑर्डर, है ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है कि किसको सिटीजन डिक्लेयर करना है या नहीं करना। आपको तो उसका असेसमेंट कर लेना है कि सही में सिटीजन है या नहीं है, और स्टेट को ओपिनियन दे देना है। देन the 11th question, which of the following is not a pillar of a climate action and a finance mobilization dialogue, CAFMD, which was launched on the 13th September 2021 by India in collaboration with the USA? A, climate action pillar, B, energy conservation pillar, C, roadmap to achieve 450 gigawatt renewable energy pillar, or D, finance pillar. So answer is a B, ये नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन पिलर नहीं है, 3 पिलर से। देख लेते हैं दोस्तों। सो न्यूज में इसलिए है कि 12 to 14 सितंबर 2021 के 3 days विजिट के लिए जॉन कैरी जो है यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवे फॉर क्लाइमेट फॉर्म कम इनटू द इंडिया, और यूएसए इज अ कोलैबोरेटिव विद इंडिया इन की एक 2030 तक बाय द 2030 450
गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंस्टॉल करना है इंडिया में। और ये जो है इट इज वन ऑफ द मेन एम। ये कौन सा है, तो इट वाज अ पैक्ट विथ यूएसए इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, है ना। ये अप्रैल 2001 में जो है क्लाइमेट समिट हो गया था, वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट इन्होंने ये साइन कर लिया था, बायलैटरल पैक्ट हो गया था। इसके तहत ये है की मिशन क्या है, की मिशन इज टू मेक अ ग्लोबल सपोर्ट फॉर अ नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। इट इज अ ग्लोबल गोल। ये देखो 3 पिलर्स हैं। एक क्लाइमेट पिलर है, हैव अ जॉइंट प्रपोजल लुकिंग एट वेस्ट इन एमिशंस कुड बी रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट डिकेड। ये जॉइंट प्रपोजल है ना, दैट इज अ एक्शन पिलर। रोड मैप पिलर है, रोड मैप पिलर इन द सेंस 450 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप करना इन ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और इंडस्ट्री एरिया में। और एक इसके लिए लगता है फाइनेंस, इसलिए फाइनेंस पिलर है। एक कोलैबोरेशन कर लेना है फाइनेंशियल जो है गेन करने के लिए, यानी जितने भी फाइनेंस है, जितने भी बैंक्स वगैरह, इंटरनेशनल बैंक्स, यूएसए की बैंक्स, यहां से कैसे फाइनेंस आएगा इसके ऊपर फोकस करना है। Then the 12th question, the second part of the groundswell preparing for internal climate migration report examined the impact of a slow onset climate change which leads to millions migrant. Which international organization published this report? है ना, ये रिपोर्ट किसने बनाया है? It's related with the migration because of the climate change. तो ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, या हु में बनाया है, आईएलओ ने बनाया या अनटैक ने बनाया है? सो आंसर इज ए, वर्ल्ड बैंक। थोड़ा सा गूगली रह सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप का हो सकता है क्योंकि ये रिलेटेड विद द क्लाइमेट है, तो हम हु सोच सकते हैं, माइग्रेशन का है तो आईएलओ सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का है। अब ये जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि क्लाइमेट माइग्रेंट जो रहेंगे, इट बिकॉज ऑफ द 3 डिफरेंट सिनेरियोज, वाटर स्केर्सिटी, डिक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, राइजिंग सी लेवल, ये 3 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट माइग्रेंट रहेंगे ये। लेकिन ये क्लाइमेट माइग्रेंट कौन से है? विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये ध्यान में रखो। इंटरनल माइग्रेशन है ना, इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं है। ये रीजंस है, लैटिन अमेरिका है, नॉर्थ अफ्रीका है, सब साहारन अफ्रीका है, ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और पैसिफिक, यानी मेजॉरिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज माइट बी फेसिंग द प्रॉब्लम, है ना, ये ध्यान में रखो। मोस्ट वल्नरेबल रीजन कौन सा है? तो सब सहारन अफ्रीका रहने वाला है, ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन, फ्रेजाइल कोस्टलाइन एंड पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका जो है परसेंटेज वाइज जो है, नॉर्थ अफ्रीका इज अ मोस्ट सफरर, सबसे ज्यादा सफर रहने वाला है, ड्यू टू द वाटर स्केर्सिटी इन ट्यूनीशिया, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न अल्जेरिया, वेस्टर्न एंड सदर्न मोरक्को, सेंट्रल एटलस फुटहिल्स। साउथ एशिया में बांग्लादेश विल बी मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्ट रहने वाला बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग एंड द क्रॉप फेल्यूर्स। देखो दोस्तों, दीज आर द 3 केस स्टडीज, 3 केस स्टडीज है ये, 3 केस स्टडीज यहाँ पे दिया है। इथियोपिया, बांग्लादेश और मेक्सिको, 3 की केस स्टडी दी है। तीनों में अपना अपना प्रॉब्लम है, फेसेस ड्यू टू द क्रॉप फेल्यूर। इथियोपिया जो है यहाँ पे इंटरनल माइग्रेंट होगा बिकॉज ऑफ द फ्लड, है ना, और मेक्सिको में भी आप देख सकते हो माइग्रेशन, है ना, इन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज इन अर्बन स्पेसेस, इसमें भी माइग्रेशन होने वाला है। Then the question 13. Consider the following statement. 1. India and Singapore central banks will link their digital payment system by July 2022. Second, aim to incentivize more capital flow in the Indian market. Which of the above statement is or are correct? So A, only one is correct. मतलब इंडिया और सिंगापुर के सेंट्रल बैंक में डिजिटल पेमेंट की लिंक करने का एक करार हो चुका है, जुलाई 2022 को ये लॉन्च होगा। देख लेते दोस्तों न्यूज में क्या है। तो 14 सितंबर 2021 में मुंबई में जो है ये अनाउंसमेंट हो गया प्रोजेक्ट, जहां पे इंडिया का यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और जो सिंगापुर का पे नाउ है ये लिंक में रहेंगे, यानी ये जो 2 है ये लिंक में रहेंगे, है ना। और इसके वजह से क्या होने वाला है, तो लो कॉस्ट होने वाला है, लो कॉस्ट ट्रांसफर होने वाला है। एम क्या है?
तो aim is incentivize more retail investor, not a capital investment, retail investor to access the global market and make fund transfer cheaper, ताकि हमारा रिटेल ट्रेड जो है यहाँ ये कंट्री के साथ ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से ये जरूरी है. Then the 14th question, match the peers, ऑथर है और नॉवेल है. नदीफा मोहम्मद, रिचर्ड पावर्स, मैगी शिपस्टीड, डेमॉन गलगिट. यहाँ पे है ग्रेट सर्कल, द फॉर्चून मैन, द प्रॉमिस एंड द फोर्थ वन इज अ बेविल्डरमेंट. आंसर देख लेते दोस्तों. आंसर इज अ C 2, है ना. देख लेते एग्जैक्टली यहाँ का डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं. चलो आगे देख लेते हैं. देखो यहाँ पे ये बुकर प्राइज के फाइनलिस्ट है. 6 फाइनलिस्ट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं. 6 फाइनलिस्ट, दिस आर द 6 फाइनलिस्ट, है ना. 2021 कहाँ पे होता है कि ये देखो जो नॉवेल्स यूके और आयरलैंड यहाँ पे पब्लिश होती है अक्टूबर 2020 टू सितंबर 2021, यही नॉवेल्स को ये बुकर प्राइज दिया जाता है. ठीक है. अभी ये जो नॉमिनीज है, नॉमिनीज देख लो. नदीफा मोहम्मद है. नदीफा मोहम्मद ये ब्रिटिश सोमाली ओरिजिन की है और द फॉर्चून मेन नॉवेल लिखा है. रिचर्ड पावर्स अमेरिकन ओरिजिन, बेविल्डरमेंट. मैगी शिपस्टेड अमेरिकन ओरिजिन, ग्रेट सर्कल. पैट्रिसिया लॉकवुड अमेरिकन ओरिजिन, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस. एंड डेमॉन गलगुट साउथ अफ्रीकन, द प्रॉमिस. और अनुक अरुंदप्पा प्रगसम ये श्रीलंकन तमिल ऑथर है. अ पैसेज नॉर्थ. अभी देखो जो इंडियन ओरिजिन जो है संजू सावता पिछले वक्त थे, ये इंडियन ओरिजिन इनका जो नॉवेल था चाइना रूम, ये शॉर्टलिस्ट में नहीं आया है ना. तो इसी वजह से कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, ध्यान में रखो. देन द 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड टू इंप्लीमेंट द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दमन एंड दीव. सो आंसर इज A, जम्मू एंड कश्मीर. दोस्तों ये डिक्लेयर किया 13 सितंबर 2021 को, है ना. ये प्रॉब्लम ऐसा था कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स जो थे या नोमैडिक ट्राइब्स जो है जैसे गुज्जर बकरवाल से या गद्दी सिप्पीज वगैरह जो है, ये इनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर है. तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द या कुछ एरिया में अपना जो है हर्डिंग करते रहते. तो उन पर बहुत सारे जो है इलीगल एनक्रोचमेंट के एलिगेशंस लगाए गए हैं, है ना. उनका इवेक्शन कर दिया गया है. तो ऐसे वक्त में ये जो राइट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है. काफी साल बाद आफ्टर द, है ना, वेटिंग ऑफ 14 ईयर्स इट इज इम्प्लीमेंटिंग, है ना. अभी इंप्लीमेंट कर रहे. तो ये बहुत जरूरी था. उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बदल सकता है. मैनपावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे इन इट्स सर्वे यूज द टर्म नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक. हाउ इट डिराइव्ड, कैसा डिराइव करता है. बहुत लंबा है तो इसलिए फास्ट में मैं आंसर देख लेता हूं. आंसर इज अ C, है ना. बाकी आप पढ़ लीजिए यहाँ पे. सब्सट्रैक्टिंग द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टिंग अ डिक्रीज इन हायरिंग एक्टिविटी from the percentage of employers anticipating an increase in the hiring activity. देखो हायरिंग एक्टिविटी जो है उससे क्या करते हैं, जो डिक्रीजिंग हायरिंग एक्टिविटी है एक्सपेक्टेड, ध्यान में रखो एक्सपेक्टेड है ये, यानी ये फ्यूचर वाला है ना. फ्यूचर के लिए ये सर्वे किया जाता है ना. ये क्या करते हैं, परसेंटेज लेवल पर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं. यानी जो ये है एम्प्लॉयर का कितना एक्सपेक्टेशंस है और उसका एक्सपेक्टेशन कितना फॉल हो गया है, इसका डिफरेंस निकाला जाता है. एंड इट इज कॉल्ड एज अ नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक. यानी इससे यह पता चलता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है या घटने वाली है. तो दोस्तों ये 4th क्वार्टर जो है 2021 का इंडिया का डिक्लेयर कर दिया गया है मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ने. और एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू एंटिसिपेट टोटल एम्प्लॉयमेंट एट योर लोकेशन टू चेंज इन द 3 months to the end of December 2021 as compared to the current quarter. अब दोस्तों इसमें ये जो है आउटलुक ये बढ़ गया है +44. ये कमांडेबल है, बहुत अच्छा साइन बता रहा है.
पैंडेमिक के सिचुएशन से हम रिकवरी हो रहे, ये भी शो कर रहा है. इट रिपोर्ट द बुलिश हायरिंग है ना इंटेंशंस फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर. ये बेहतरीन बात है इंडियन मार्केट के लिए और जो बेरोजगार है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खुश खबर है ना. स्ट्रॉन्गेस्ट हायरिंग कहाँ मिल रहा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट हायरिंग और एक खास बात है कि जितने भी लार्ज एम्प्लॉयर्स है यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनमें बढ़िया मस्त मिल रहा है, 49% मिल रहा है. यानी लॉन्ग टर्म जॉब जो है वो सिक्योर जॉब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं. दूसरा ये कि वेस्ट एरिया जो है ऑलमोस्ट इंडिया में ये अच्छा खबर है, लेकिन वेस्ट एरिया में ये अच्छा बूम है. यानी ये गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये अपना कर्नाटका वगैरह ये एरिया जो है, ये एरिया में अच्छा बूम है. साथ में जो है खास बात यह है कि सर्विस सेक्टर जो है इसमें भी बूम दिख रहा है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिसेंट पास में जनरेट हो गई इंडिया में. यहां अभी भी उसमें जनरेट होगी, ये खास बात. यानी नाउ द नियर फ्यूचर फॉर द अनएम्प्लॉयड इज अ वेरी ब्राइट. Then the 17th question, consider the following statements with regard to the telecommunication industry of India. 1. It is a capital intensive industry. 2. It is supported under the production link incentive scheme. 3rd, 100% FDI through direct route allowed. Answer is a D. All three are correct. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. देख लेते हैं क्या न्यूज है. तो ऑन द सुप्रीम कोर्ट नाउ रूलिंग ओवर द पेमेंट ऑफ द ड्यूज, जो ड्यूज है टेलीकॉम कंपनीज के, उसके लिए एक राहत दे दी गई है कि 10 साल का फेज मिल गया है ना. तो 10 साल का फेज मिल गया तो ऑब्वियसली बेनिफिट क्या हो गया दोस्तों? बेनिफिट ये है कि अभी जो क्राइसिस कंडीशन में थे फंड के, जैसे वोडाफोन वगैरह जो है, पर्टिकुलरली वोडाफोन जो है ना, इसको बेनिफिट हो गया. वोडाफोन आइडिया को काफी अच्छा बेनिफिट हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बर्डन, इट इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, मतलब स्लैब में बर्डन शिफ्ट हो रहा है. खैर उसके वजह से उनका जो अभी का कॉर्पस मनी जो है या कैपिटल जो है वो कुछ अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ लेवरेज मिल सकता है, थोड़ी सी राहत मिल सकती है. साथ में फिर यही देखते वक्त सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मद्देनजर रखते वक्त 15 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ने काफी कुछ जो है बेनिफिट्स ये सेक्टर को देने की कोशिश की है. पहला यह है कि नॉन टेलीकॉमिंग रेवेन्यू जो है आउट ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, उससे बाहर निकल दिया तो अपने आप इनका ड्यूज का बर्डन कम हो गया. 4 ईयर ब्रेक फ्रॉम पेइंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज के लिए 4 साल का हॉलीडे दे दिया, ब्रेक दे दिया. साथ में एफडीआई जो था सिर्फ 49% आता था, अभी 100%, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो वोडाफोन आइडिया जैसे जो क्रंचिंग में है, फाइनेंशियल क्रंचिंग में, उनको फॉरेन का फंड मिल जाएगा. साथ में स्क्रैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो है वो भी खत्म कर दिया गया. फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो होगा अभी एक रिदम बिठा दिया, रैंडमली नहीं होगा, तो लास्ट क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर तभी होगा ताकि हर एक को प्रिपरेशन का मौका मिले. और फ्यूचर ऑक्शंस करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कभी बैंक गारंटी नहीं मांगेंगी, तो ये भी एक राहत जो है क्राइसिस कंडीशन में रहने वाले कंपनीज को मिल गया. और साथ में स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है, टेन्योर जो है वो सीधा सीधा 10 साल से बढ़ा दिया गया, 30 इयर्स करवा दिया गया. तो दीज आर द वेरी गुड बेनिफिट्स और मुझे लगता है कि इसके वजह से जो क्राइसिस कंडीशन में है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज वो बाहर निकल जाएगी. Then the 18th question, the latest data on crime in India released by the National Crime Records Bureau NCRB for the year 2020. Consider the following facts with regard to this report. 1. Uttar Pradesh was only state to record an increase in the cases in the category of offences against the state, but 0 cases in the category of communal violence. 2nd, Punjab reported 0 cases of agrarian riots. 3rd, Bihar reported highest number of cases in the category of caste conflict, agrarian riots and communal riots. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज A, 1 and 2 only. यानी उत्तर प्रदेश जो है ये अकेला स्टेट है जिसने ये जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में जो है इसका बढ़ गया है ना, परसेंटेज बढ़ गया है. नहीं तो देखा जाए तो एवरेज में जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में डिक्रीज ही हुआ है, कम हो गया है, लेकिन ये अकेला स्टेट है.
साथ में खास बात है कि कम्युनल वायलेंस में यहां पे एक भी केस नहीं गिरी है। पंजाब जो है देखो अभी गुगली रह सकता है कि हम देखते हैं हरियाणा और पंजाब से एग्रेरियन ये जो है फिलहाल में आंदोलन चल रहा है, तो एग्रेरियन राइट्स हो सकते, तो एग्रेरियन राइट्स नहीं है ना। साथ में देखो बिहार जो है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ने कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेरियन राइट्स और कम्युनल राइट्स। तो दोस्तों कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और एग्रेरियन राइट्स में बिहार नंबर 1 पर है, लेकिन कम्युनल राइट में नंबर 2 पर है, सेकंड नंबर पर है ना। तो ये देख लेना। अभी रिसेंटली न्यूज इसलिए कि अभी डिक्लेयर कर दिया गया है, और खास बात यह है कि ट्रेडिशनल क्राइम्स जो है, मतलब जैसे डोमेस्टिक क्राइम्स है, माइनर्स पर का क्राइम्स होते हैं, है ना, डकैती है, छोटी मोटी चोरी चकोरी है, ये कम हो गया है, लेकिन सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गई है ना। देन द 19th क्वेश्चन, Indian mutual fund companies normally invest in the overseas market through fund of funds mode. It is considered less risky investment as, है ना, क्यों less risky investment है? A, it gives assured return and not affected by the position of global market. The burden of a loss shifted to the mediator companies, or does not need to monitor the performance of an investment on a daily basis. And last one, overseas stock market easily accessed with a minimal transaction charges. So answer is a C, does not need to monitor, है ना। एक बार स्टॉक मार्केट में पैसा डाला तो उसको कंसिस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन ये फंड ऑफ फंड्स में ये मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय द फंड ऑफ फंड्स पहले देख लेते हैं। मीन्स इंडियन जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, it floats a fund in India with the SEBI permission and mobilize money from a local investors to invest in an international mutual fund. यानी बाहर के स्टॉक मार्केट में जो है तो एक लोकल इन्वेस्टर यानी एक मीडिएटर पकड़ते हैं। तो मीडिएटर मतलब एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड को पकड़ता है, ऐसा पकड़ लो, एक फंड वाला दूसरे फंड को पकड़ता है, इसलिए फंड ऑफ फंड्स, है ना। तो दूसरे फंड को पकड़ लेता है तो दूसरा फंड वाला मॉनिटर करता रहेगा, इसको तो एश्योर्ड इनकम मिल रही है ना। अब क्यों न्यूज में आया, क्योंकि देखो ओवरसीज मार्केट शॉट अप बाय द 259%, जबरदस्त बढ़ गया है बाय मार्च 2021। खास बात है यूएसए और लग्जमबर्ग के जो स्टॉक मार्केट है उसमें इंडियन जो है एएमसीज इन्होंने काफी पैसा डाल दिया है थ्रू दी फंड ऑफ फंड्स, है ना। IDFC AMC recently launched IDFC US Equity Fund of Funds which will invest in US stock through, कहां से, JP Morgan US Growth Fund। ये जो है ये मीडिएटर पकड़ा है ना। ये दूसरा फंड वाला बंदा जो है इन्वेस्टर जो है इंस्टीट्यूशन, ये इंडियन IDFC AMC का पैसा जो है यूएसए स्टॉक मार्केट में डाल देगा। देन द 20th क्वेश्चन, National Sample Survey released recently All India Debt and Investment Survey 2019 data which reveals that 1. Divide in a rich and poor household in terms of asset holding is more pronounced in rural areas than in urban areas. 2. Poor households are better off in rural areas with the average asset of rupees 41,000 than in urban areas where the average asset size of the poor household is just 2,000. So answer is a B, है ना, 2 only। देखो दोनों थोड़ा सा, पहला वाला तो लगता है सही है, सेकंड वाला लगता है गलत है ना, क्योंकि कैसा भाई रूरल एरिया का एवरेज एसेट ज्यादा कैसा रहेगा अर्बन एरिया से, हम ऐसा सोचते है ना। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है कि भाई रूरल हाउसहोल्ड में जो है पुअर खुश है रादर देन अर्बन हाउसहोल्ड में। सो डिवाइड इन अ रिच एंड पुअर हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ एसेट होल्डिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड इन अर्बन एरियाज रादर देन इन रूरल एरियाज। देखो दोस्तों ऑन NSSO का डाटा है, ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, है ना। ये देखो अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है। एवरेज एसेट ऑफ अ टॉप 100% रिच जो है अर्बन एरिया का देखो 1.5 करोड़ है, तो यहां पे बॉटम पुअर जो है उसका जस्ट 2000, और रूरल एरिया में 81.17 लाख रिच लोगों का है और पुअर का 41,000। तो ऑब्वियसली
डिवीजन जो है, गैप जो है यहाँ पे कम है और यहाँ पे जबरदस्त ज्यादा है, यानी अर्बन इनइक्वालिटी इज मोर प्रोनाउंस देन द रूरल इनइक्वालिटी। 21 देख लेते हैं। द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA worked under the Ministry of Corporate Affairs. It is a trust. Third one is objective is to continuously improve the quality of all corporate financial reporting in India. So answer is a C, 1 and 3. So it is not a trust. दोस्तों, it is a company under the Company Act. It is a company under the Company Act 2013. इसके तहत एक कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वर्क करती है। रिसेंटली न्यूज में आया था, ये चाहते थे कि भाई जो है इट ट्राई टू एनहांस द एंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स, और एक एडवाइजरी ग्रुप बनाना चाहते थे, और जो अकाउंटिंग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर का उसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। देन द 22nd क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल 1 nuclear capable intercontinental ballistic missile, 2 single target hit and forget missile, third range more than 5000 km. Which of the above fact is or are correct? So answer is a C, 1 and 3 यानी सिंगल टारगेट नहीं, इट्स अ मल्टी टारगेट। ओके, देख लेते हैं। On the 16th September 2021 न्यूज में इसलिए है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इशूड आफ्टर 1998 पोखरण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टू द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम ऑन अग्नि 5U। तो चाइना ने बोल दिया कि भाई ये 1998 का रिजोल्यूशन हो गया था, resolution number 1172 which was adopted in 1998 which called for India and Pakistan to immediately stop their nuclear weapon development program। ये कहा था, तो ये भाई अग्नि 5 जो है इट इज अ स्ट्रैटेजिक मिसाइल है ना, न्यूक्लियर कैपेबल है, तो ये आप कैसा डेवलप कर सकते हैं, इसलिए चाइना ने ये क्वेश्चन उठाया। देखो अग्नि के 5 वेरिएंट्स है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। हर एक का रेंज देखो, अग्नि 1 का 700, 2 का 2000, 3 का 3000, 4 का 3800 और 5 का 5000 है ना। ये 8000 तक जाता है, अप टू द 8000 किलोमीटर जाता है, यानी चाइना का हर एक एरिया कवर कर लेता है। दोस्तों अग्नि 5 जो है, अग्नि 5 इज अ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ना। साथ में न्यूक्लियर पेलोड रहता है और ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो है एक की डिफरेंट टारगेट एक ही साथ कवर कर लेता है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, गायरोस्कोपिक लेजर गायरोस्कोप डाला गया है, ऑब्वियसली एक्सेलेरोमीटर फॉर द नेविगेशन और गाइडेंस, इसी वजह से बिल्कुल फायर एंड फॉरगेट वाला हो गया है ना। रेंज 5000 टू 8000 किलोमीटर है, 3 स्टेज है, रोड मोबाइल है, यानी ये भी टेंशन नहीं, कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं रोड पर और लॉन्च कर सकते हैं। सॉलिड फ्यूल्ड है, यानी रिस्क नहीं है, इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं है ना। एंड इट लॉन्च वाया कैनिस्टर, देखो ये कैनिस्टर है, ये देखो यहां से लॉन्च कर सकते हैं है ना। और चाइना का कोई भी सिटी इससे कवर हो जाता है इंक्लूडिंग बेजिंग, इसलिए चाइना जो है थोड़ा टेंशन में आ गया है। देन the 23rd question, the inflation in the financial year 2020-21, 1 imported inflation, 2 supply shock inflation, 3 pushed by wider group of commodities. So answer is a B, 1 and 2. It is imported inflation, यानी it is inflation because of the rising import cost, and second one is just because of the supply constraint, उसके वजह से है, but not a wider group है ना। वाइडर ग्रुप नहीं, एक नैरो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है जिसके वजह से इन्फ्लेशन आ गया है। देखो माइकल डी पत्रा जो थे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एट CII समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पे ये बात की है उन्होंने बताया है कि भाई ये लार्जली ड्राइवन बाय द सप्लाई शॉक, नैरो ग्रुप ऑफ गुड्स जो थे विच कंट्रीब्यूट दिस इन्फ्लेशन लाइक एडिबल ऑयल, LPG एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Of factors which create the risks to inflationary trajectories, 1 incomplete pass through the imported price pressures to retail price, यानी import price जो है retail price पर pressure डाल रही है, और दूसरा rising staff cost in the organized sector है ना। पैंडेमिक की वजह से जो है कॉस्ट बढ़ रही है और इसी वजह से भी
जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकता है। देन द बट वन क्वेश्चन, consider the following statements with regard to the demographic distribution of a Hindi language as per census 2011. 1. Bhojpuri is the second highest speaking dialect among the Hindi language group. Second, decadal growth of Hindi language was highest among all scheduled languages from the 2001-2011. Which of the above statement is or are correct? So our answer is C. Both statements are correct. भोजपुरी सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर हिंदी ग्रुप में हिंदी डायलेक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर भोजपुरी है। अराउंड 56 डायलेक्ट्स आर कवर अंडर दिस हिंदी ग्रुप। ओके, और डिकेडल ग्रोथ में जो है हिंदी लैंग्वेज जो है ये 25%, अबाउट 25% इसकी ग्रोथ है। दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हर साल, बिकॉज ऑन द 14 सितंबर 1949 it was adopted as a official language of India by the Constituent Assembly based on the recommendation of मुंशी अयंगर फॉर्मूला, और इसी वजह से ये थोड़ा न्यूज में आया है। लास्ट क्वेश्चन, 25th question, consider the following statements with regard to the participatory note. 1. Offshore derivative instrument. 2. Foreign institutional investors mostly use it. 3. Foreign investor can directly register in Indian stock markets. Answer is A. 1 and 2 only, है ना। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है पार्टिसिपेटरी नोट को। दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ये ज्यादातर इसको यूज करते हैं। और थर्ड जो है ये डायरेक्टली, यानी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ही तो ये बनाया है कि उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है FII, इसके थ्रू जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो हाई नेटवर्थ के जो होते हैं, काफी मालामाल लोग जो होते हैं वो इसमें पैसा डालते हैं। दोस्तों, ये न्यूज में इसलिए आया है कि अभी इसका जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ गया है, 97,744 करोड़, इतना ज्यादा हो गया है। सेबी ने जो है ये 2000 में लॉन्च किया था पार्टिसिपेटरी नोट मोड, है ना। इन जनरल आउटसाइड इंडिया के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लिए ये बनाया गया इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कोई जरूरत नहीं उनको डायरेक्टली यहाँ के स्टॉक मार्केट में खुद को रजिस्टर कर रहे और उसके जो भी ये रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस वो करते बैठे, है ना। वो क्या कर लेता है, सीधा सीधा ये जो है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पकड़ लो, है ना। ये फॉरेन इन्वेस्टर हो गया है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टर क्या करता है, ये FII जो है इसको पैसा देता है, नहीं ये इसमें रजिस्टर्ड कर लेता है। जस्ट लाइक हमारा म्यूचुअल फंड का वगैरह जो होता है ऐसा पकड़ लो, है ना। यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेता है और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी वो जो कंपनी है ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑन बिहाफ ऑफ दिस, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर ये कर लेती है। और फिर जो बेनिफिट है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन जो है ना, वो इन्वेस्टर को यही मार्ग से चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, आई होप सो आपको ये जो है पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चंस समझ गए होंगे, और ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस प्रेजेंट करने की जरूर कोशिश करेंगे।